हेलो फ्रेंड्स, आज में स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉप 20 क्वेश्चन से संबंधित है, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चन को समावेशित किया गया है जो हर किसी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसे ज़रूर देखें। पहला जो प्रश्न है वह है कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि संविधान में निहित धर्म की स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसमें किसी भी धर्म का पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। दूसरा है, यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। और तीसरा है कि यह विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन के आधार पर इसे चुनना है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, और चौथा है दो और तीन। इसमें आपको चयन करना है, इस आधार पे आपको चयन करना है कि इनमें कौन सा प्रश्न जो है जो है वो इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित कानून प्रदान किए गए हैं। और जो पहला कथन इसलिए सही है केवल क्योंकि इसमें लिखा है किसी भी धर्म पालन न करने की स्वतंत्रता शामिल है। इसका अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है और निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं कर सकता है, इसलिए इसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि यह सभी धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाता है। ऐसा एक कथन इसलिए नहीं सही है क्योंकि यह केवल बलपूर्वक किए गए धर्मांतरण और प्रलोभन द्वारा किए गए धर्मांतरण पर रोक लगाता है, इसलिए दूसरा सही है। दूसरा गलत है। और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि विदेशी नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है। या भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, इसलिए इसका पहला जो कथन सही है, बाकी जो अन्य है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निहित है। ऑप्शन है वित्त मंत्री में, संसद में, राष्ट्रपति में या भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक में। इसका सही आंसर है वो आपका है राष्ट्रपति में यह शक्ति निहित है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि हाल ही में फॉरेस्ट ऑफ इंडिया 2021 में प्रकाशित की गई इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इसे भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार किया जाता है। वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। और तीसरा है, विगत 2 वर्षों में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में देखी गई है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक, दो, तीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर है वो है डी, कि तीनों कथन इसके जो हैं वो सही नहीं है। क्योंकि पहला कथन इसलिए सही नहीं है कि यह जो है वो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है, जो देश के वन वृक्ष संसाधनों को जो यह रिपोर्ट है वह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है और जिसे तैयार जो है FCI करती है। तो जो है पहला कथन सही नहीं है। दूसरा है, वन क्षेत्र में 10,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की वृद्धि हुई है। इसका जो सही है, जो वृद्धि हुई है वह केवल 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो दूसरा कथन गलत है। और तीसरा जो कथन है कि विगत 2 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है, तो जो सबसे ज़्यादा वृद्धि है वह आंध्र प्रदेश में देखी गई है 647 वर्ग किलोमीटर, इसलिए जो है इसके तीनों कथन जो हैं वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कहता है भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच कौन सी समानता विद्यमान है? ऑप्शन है संसद की सर्वोच्चता, सर्वनिर्वाचित राज्य प्रमुख, या बहुमत प्राप्त दल का शासन। कूट के आधार पर इसे चयन करना है, केवल 1, 3, 1, 2 और केवल 3, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो है केवल 3। जो तीसरा का जो कथन है वही सही है, बाकी पहला और दूसरा जो कथन है वो पूर्णतया गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएं जो हैं वो है औपचारिक और वास्तविक कार्यपालिका, बहुमत प्राप्त दल का शासन, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व,
विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन। जबकि भारतीय और ब्रिटिश में कुछ अंतर भी है, जैसे कि भारतीय संसद ब्रिटिश संसद की तरह संप्रभु निकाय नहीं है, और साथ ही भारत में राज्य का मुखिया जो है वो निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में वंशानुगत होता है। इसलिए जो होता है कि पहला और दूसरा कथन इसलिए डिफरेंट है क्योंकि समानता नहीं है, क्योंकि भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है, इसलिए गलत है। दूसरा है भारत में निर्वाचित राज्य प्रमुख होता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, इसलिए ये दोनों कथन गलत हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है बहुमत प्राप्त दल का शासन, ये दोनों में समानता है। अगला प्रश्न है नीति आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिनमें ये चुनना है कि इसमें किसे प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन है केवल 2, 3, 4, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 4 या फिर केवल 1, 3, 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल ए। 2 और 3, 4 जो हैं मतलब कि उपाध्यक्ष, विशिष्ट आमंत्रित, CEO जो नीति आयोग के होते हैं, यही जो हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जबकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो खुद प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि सरकार के भारतीय स्वरूप को एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित किया गया है। संविधान में कौन कौन से प्रावधान इस प्रवृत्ति का समर्थन करते हैं। ऑप्शन है एकल और लचीला संविधान, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, या फिर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान। इसको भी कूट के आधार पर हल करना है, केवल 1, 2, 2 और 3, केवल 1, 3 या फिर 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, कि इसके तीनों जो कथन हैं वो पूर्णतया सही हैं। मैं तीनों कथन जो हैं वो एकात्मक प्रवृत्ति वाले संघ के रूप में वर्णित कर रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या NPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। NPR में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में केवल नागरिक शामिल हैं। भारत में प्रत्येक सामान्य निवासी के NPR में पंजीकरण आवश्यक है, और NPR के लिए सर्वप्रथम 2010 में जनगणना 2011 के मकान सूचीकरण चरणबद्ध के साथ आंकड़े एकत्रित किए गए थे। इसको भी कूट के आधार पर हल करना है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर 1, 2, 3, इनमें से सही ऑप्शन को चुनना है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको सही आंसर है वो है बी, क्योंकि इसका दूसरा और तीसरा ही सही है, बाकी पहला जो है वो गलत है। पहला गलत जो है इसलिए गलत है कि NPR जो है NRC से भिन्न बनाता है, जिसमें केवल भारतीय नागरिक ही शामिल नहीं है, गैर नागरिकों की पहचान कर उन्हें अपवर्जित किया जाता है, इसलिए जो है कथन 1 जो है वो पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है। दूसरा है केवल राष्ट्रपति निर्धारित कर सकता है कि कोई मामला संविधान का मूल ढांचे का भाग है नहीं। तो इसके में कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या फिर ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन, क्योंकि दोनों कथन गलत हैं कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा आरोपित नहीं है, ऐसा नहीं है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद पर सीमा पर रोक लगाई गई है, क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है अगर कोई संसद ऐसी कोई भी बनाती है जो मूल अधिकार को कम करती है या समाप्त करती है, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ऐसे कानूनों को रद्द कर देगी। तो इस आधार पर पहला कथन जो है पूर्णतया गलत है। और राष्ट्रपति जब निर्धारित नहीं करता है कि संविधान का मूल ढांचा कौन सा है, या समय समय पर हमारी न्यायपालिका तय करती है कि कौन सा अंग मूल ढांचे में आता है। अगला प्रश्न है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक या AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है, और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान दोनों इसके सदस्य नहीं है। कूट के आधार पर चयन करना है कौन सा कथन सही है, केवल 1, केवल 2, दोनों या दोनों नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 इसका सही आंसर है वो आपका है सी। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को बीजिंग के जो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, और AIB की जो ये इसकी स्थापना है ये आपकी की गई थी 2015 में, और 15 में कहाँ की गई थी, ये बीजिंग में की गई थी, ये बीजिंग में की गई थी।
और अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋण स्वीकृत किए हैं। तो भारत इसका बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ठीक है, और सबसे बड़ा शेयरधारक जो है वो चीन है, और संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान इसके सदस्य नहीं है, इसलिए दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की कमी हो सकती है। पहला है लोकतंत्र में नेता बदलते हैं जिससे अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है लोकतंत्र भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि यह चुनावी प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। तीसरा है लोकतंत्र में उग्र या गैर जिम्मेदार निर्णय की संभावना बढ़ जाती है। तो कूट के आधार पर इसका चयन करना है, 1 और 2, दूसरा है 3, केवल 3, और तीसरा है केवल 1 या फिर 1 2 3। इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है ये अनुल्लंघन प्रकृति के हैं और उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। दूसरा है वह राज्य निजी व्यक्ति दोनों की कार्यवाहियों के विरुद्ध है। तीसरा है वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों की निरंकुशता पर नियंत्रण के रूप में कार्य करते हैं। कूट के आधार पर चुनना है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर है, इनमें कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, 2 और 3 सही है और पहला जो गलत है। पहला सही इसलिए नहीं है कि मूल अधिकारों में संविधान संशोधन के माध्यम से उस सीमा तक संशोधन किया जा सकता है जिसमें मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, तो इस प्रकार मूल अधिकार उल्लंघनीय नहीं है। दूसरा कथन इसलिए सही है क्योंकि मूल अधिकार राज्य निजी दोनों व्यक्तियों की कार्यवाहियों के विरुद्ध उपलब्ध है, जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन निजी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। कथन तीसरा इसलिए सही है कि मूल अधिकार कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति को सीमित करते हैं, इस प्रकार कार्यपालिका और विधायिका की निरंकुशता पर भी रोक लगती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसके उपयोग न्यायालयों द्वारा किसी विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। दूसरा है इन्हें संसद द्वारा विधि निर्माण के माध्यम से लागू किया जा सकता है। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं। प्रश्न नंबर 12, इसका सही आंसर है वो आपका है सी, कि इसके दोनों कथन पूर्णतया सही हैं। पहला कथन इसलिए सही है कि 1992 में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्णित किया गया था कि मूल कर्तव्यों का उपयोग किसी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में किया जा सकता है। और दूसरा है कि संसद उपयुक्त विधि निर्माण के माध्यम से मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये दोनों कथन पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान में अपनाई गई पंथ निरपेक्षता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शामिल है या विशेषता है। पहला है धर्म एक व्यक्तिगत विषय है तथा राज्य द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। दूसरा है किसी भी नागरिक को धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान से प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। और तीसरा है प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को बिना किसी प्रतिबंध के धर्मार्थ संस्थानों की स्थापना और पोषण का अधिकार है। कूट के आधार पर चुनना है केवल 1 और 2, केवल 2 या फिर 2 और 3। प्रश्न नंबर 13, इसका सही आंसर है वो है केवल इसका सही आंसर है वो है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बाकी इसके जो पहले और दूसरे हैं, पहला और तीसरा, ये इसके गलत है। पहला कथन इसका इसलिए सही नहीं है क्योंकि पंथ निरपेक्ष पद को उद्देशिका में मूल रूप से नहीं जोड़ा गया था, फिर भी भारतीय संविधान आरंभ से ही पंथ निरपेक्ष रहा है। इसमें मूल अधिकारों के रूप में जो 25 से 28 और अनुच्छेद 29 थी जो अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है, जो इसकी पंथ निरपेक्षता को बनाए रखते हैं। तो पहला गलत है। दूसरी और तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता असीम नहीं है, इस पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसे कि प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को धार्मिक और धर्मार्थ प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार है, किंतु लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर इसे प्रतिबंधित किया गया है। तो ये हमारा केवल दूसरा कथन ही सही है, बाकी जो हैं अन्य गलत हैं। पहला और तीसरा गलत है और दूसरा जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से कौन से वाद मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के टकराव से संबंधित है। पहला है I.R. कोहलीवाद 2007, गोलकनाथवाद 1967, मेनका गांधीवाद 1978, मिनर्वा मिल्सवाद 1980। जो कौन सा जो है वो नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के टकरावों से संबंधित है। केवल 1 2 और 4, 3 और 4 या फिर केवल 1।
इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2 और 4। 2 और 4 जो है वो मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के टकराव से संबंधित है। इसमें एक और है, चंपकम द्वैराजन बनाम मद्रास राज्य, ठीक है, 1951 में जो आया था। जो ये वाद हैं वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जो नीति निर्देशक तत्वों मूल अधिकारों के टकराव से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 कि संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रदत्त राज्य की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पहला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नीति आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन के आधार कूट के आधार पर केवल 1, 3, 2 और 4, 1, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 15। इसका सही आंसर है कि राज्य की परिभाषा के अंदर कौन से शामिल हैं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है चारों, और चारों जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 कि हाल ही में सुर्खियों में रहा वेडल सागर क्षेत्रों किस क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अवस्थित है? ऑप्शन है पूर्वी हिंद महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 16, इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अंटार्कटिका। जो वेडल सागर जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर एक विशाल फिश ब्रीडिंग कॉलोनी की खोज की गई, जिसे कहते हैं मत्स्य प्रजनन कॉलोनी की खोज की गई। अगला प्रश्न है केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें है कि यह संवैधानिक निकाय है और इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केवल कूट के केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। क्योंकि जो सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, यह एक संवैधानिक निकाय, ना तो यह संवैधानिक निकाय है और ना यह संविधिक निकाय है, क्योंकि 2003 में इसे अधिनियमित करके सीवीसी को संविधिक का दर्जा प्रदान किया गया है। इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया गलत है और दूसरा जो कथन है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कि इसे किसी भी कार्यपालिका आदेश या विधि की संवैधानिकता को निर्धारित करने के लागू किया जा सकता है या प्रत्यक्ष रूप से किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। मूल अधिकार के प्रवर्तन के मामले में उच्चतम न्यायालय को मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तीसरा है संविधान की मूल विशेषता है, इसे संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2, केवल 3 या 1, 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है वो आपका है केवल 1 और 3। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि दूसरा कथन इसलिए सही है कि मूल अधिकारों के मामले में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल तो है लेकिन अनन्य नहीं है। यह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के साथ समवर्ती है, इसलिए यह मूल तो है लेकिन अनन्य नहीं है। इसलिए इसका दूसरा जो कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कि भारत के संघ राज्य क्षेत्र के गठन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? सांस्कृतिक भिन्नताएं, सामरिक महत्व, जनजातीय लोगों का हित या फिर प्रशासनिक महत्व। कूट के आधार चुनना है केवल 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है वह आपका है 1, 2, 3, 4। जो सभी इसके महत्व, किसी भी राज्य के गठन के लिए सांस्कृतिक भिन्नता भी आवश्यक है, सामरिक महत्व भी आवश्यक है, जनजातीय लोगों का हित आवश्यक है और प्रशासनिक महत्व भी जरूरी है, तभी एक नए राज्य का गठन किया जा सकता है। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन है मौन रहने की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, प्रशासन का अधिकार, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार। इनमें से कौन सा कूट के आधार पर सही आंसर है? 1, 3, 4, केवल 4, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4। इसका सही आंसर है वो है 1, 3, 4। जो हड़ताल का अधिकार है यह मूल अधिकार में शामिल नहीं है, बाकी जो हैं
वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत मौन रहने का भी मूल अधिकार है, प्रसारण करने का भी अधिकार है और सरकारी गतिविधियों को जानने का भी अधिकार है। लेकिन जो नहीं है वो हड़ताल करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ये थे हमारे आज के टॉप 20 प्रश्न जो सभी इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ही आवश्यक है।